हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनेसा स्टडी पॉइंट। रेनेसा स्टडी पॉइंट आपका स्वागत करता है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूज़ के बारे में। ठीक है, जो क्यूज़ हैं उन क्यूज़ के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आज यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, अभी तक जो पूछे गए एग्ज़ाम में उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए और शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने जो स्क्रीन पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। आप इसको देखिए, शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स। तो जल्द से जल्द फटाफट इसका आंसर दीजिए। आंसर ए, आंसर बी। देखिए आपके पास आंसर ए कॉमेडी, आंसर बी ट्रेजिक कॉमेडी, सी रोमांस, डी हिस्ट्री प्ले। तो यहाँ पर आपको ये इसका जवाब देना है कि जो विलियम शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है ना, ठीक है, वो किस तरीके की जो लिटरेरी फॉर्म्स है, मतलब क्या है, ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, हिस्ट्री प्ले है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को क्लियर करना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होना चाहिए, राइट आंसर आपका है कॉमेडी। क्या है? कॉमेडी। जिस तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो जो 4 ग्रेट कॉमेडीज़ हैं विलियम शेक्सपियर की उसमें उससे रिलेटेड है। तो हम आज बात कर लेते हैं 4 ग्रेट, वो कौन कौन सी 4 ग्रेट कॉमेडीज़ हैं देख लीजिए। सबसे पहले ध्यान देते हैं, हम एक फॉर्मेट के तहत इस चीज़ को समझते हैं। एक पॉइंट ए टी एम इट, ठीक है। ए फॉर, इसका पूरा नाम वैसे है मच एडो अबाउट नथिंग, ठीक है। टी फॉर जो होता है 12th नाइट, 12th नाइट। एम फॉर मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओके। इट फॉर हो जाएगा एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। ये फोर ग्रेट कॉमेडीज़ हैं विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, उन्हीं 4 ग्रेट कॉमेडीज़ में से ये क्वेश्चन उठा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। अब यहाँ पर आपको ये कंफर्म करना है कि जो किंग लियर है, जो ये भी क्वेश्चन, ये ग्रेट ट्रेजिडी, जो 4 ग्रेट ट्रेजिडी है विलियम शेक्सपियर की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो यहाँ पर आपको किंग लियर की जो है थीम बतानी है, डोमिनेंट जो थीम है। तो कोई ना कोई जो वर्क होता है राइटर द्वारा लिखा जाता है तो उसमें उसकी कोई कुछ ना कुछ थीम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है फटाफट क्लियर कर दीजिएगा। ऑप्शन ए जेलसी, ऑप्शन बी रिवेंज, ऑप्शन सी एम्बिशन एंड ऑप्शन डी फ्लाइल इनग्रेटिट्यूड। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से फटाफट जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, फ्लाइल इनग्रेटिट्यूड। फ्लाइल मतलब एक बेटी के प्रति, जो एक संतान जो होती है उसके प्रति जो उसका व्यवहार होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अब बात अगर हम वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको पता है तो यहाँ पर जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि 4 ग्रेट ट्रेजिडी के बारे में पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, यार 4 ग्रेट अभी कॉमेडी मैंने बताई हैं लास्ट क्वेश्चन में, और अब हम यहाँ पर ट्रेजिडी के बारे में, 4 ग्रेट ट्रेजिडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 4 ग्रेट ट्रेजिडी के लिए हम किस ऐसे HOKM, ठीक है, हुक्म, ये फार्मूला अपनाएंगे। ठीक है, H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर
मैकबेथ, ठीक है, मैकबेथ। अब यहाँ पर फोर ग्रेट ट्रेजिडीज़ हैं। अब फोर ग्रेट ट्रेजिडी देखिए, जिस तरीके से हम बात करते हैं तो क्या होता है कि इन फोर ग्रेट ट्रेजिडी में जो हैमलेट की जो एक थीम थी, ठीक है, जो उस प्ले का, जो ट्रेजिडी का जो ट्रेजिक जो एनवायरनमेंट उत्पन्न होता है किसमें, प्ले में, तो वहाँ पर क्या वजह होती, रीज़न क्या होता है, किसकी वजह से जो ट्रेजिक हीरो जो होता है, जो हीरो के जीवन में, जिस तरीके से ट्रेजिडी के बारे में जानते हो कि लास्ट में एक कैसा होता है, एक दर्द, एक दुखद घटना के साथ उसका अंत होता है। एक ट्रेजिक प्ले का मतलब एक ट्रेजिडी का अंत क्या है, दुखद अंत होता है। तो दुखद अंत में कुछ ना कुछ तो ऐसी स्थिति बनी रही होगी जिसकी वजह से उसके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हैमलेट की बात करें तो हैमलेट में क्या होता है, नोवेल इन एक्शन, इसकी जो थीम रही है जिसकी वजह से नोवेल इन एक्शन, ठीक है। ओथेलो में जीलसी, क्या है, जीलसी, ठीक है। ओथेलो में क्या रहा है, जीलसी की कंडीशन रही है। किंग लियर में जो किंग लियर है, ठीक है, किंग लियर की बात करें तो यहाँ पर हमारे देखिए सेल्फ डिल्यूजन या फ्लायर, ठीक है, फ्लायर इन ग्रेटिट्यूड, ठीक है। और सॉरी ये मैकबेथ का हो गया, मैकबेथ का इधर दिखे दे रहा हूँ। मैकबेथ में क्या था, एम्बिशन, मतलब ओवरलैपिंग एम्बिशन, ओवरलैपिंग एम्बिशन जो है एक इसकी मैकबेथ की है, ठीक है। मतलब हद से ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही सोच लेना। तो इस तरीके से क्या हो गया कि देखिए रिवेंज की बात करें तो रिवेंज एक रिवेंज, ओथेलो को तो हम जेलसी से समझ ही सकते हैं। अब रिवेंज की बात करते तो हैमलेट क्या है, नोवेल एक्शन या रिवेंज ट्रेजिडी के नाम से जानी जाती है। फ्लायर इन ग्रेटिट्यूड के लिए हम किंग लियर को जानेंगे, ठीक है। इसके लिए एक जैसे सेल्फ डिल्यूजन्स जो है ये भी ऑप्शन आपके पास हो सकता है, ठीक है। तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड बैट, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है। आपके सामने जो लाइन है दे ऑल्सो, लाइन हमारे सामने क्या है, दे ऑल्सो हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ठीक है। अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स, ये जो लाइन है किस पोइम से रिलेटेड है, किस पोइम से ली गई हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरह का ये आपको जवाब देना है, ठीक है। ये केस जल्दी से जल्दी फटाफट आप इसको कर लीजिएगा। हाँ, ऑप्शन ए में आपके सामने ऑप्शन ए में है ट्रू लव जो बाय विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी में ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, ऑप्शन सी में डेफोडिल्स बाय वर्ड्सवर्थ, और ऑप्शन डी में ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न बाय जॉन कीट्स, ठीक है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में जस्ट मतलब फटाफट इसको कीजिए, ठीक है जी। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो आपका राइट जो आंसर है वो क्या है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो जॉन मिल्टन का है, जो जॉन मिल्टन का एक सोनेट है। तो क्या है, एक जॉन मिल्टन का सोनेट है। तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि देखिए क्या होता है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये 1652 में आया था, लिखा गया था, ठीक है। कब, 1652 में। और ये लगभग इनकी जब एज थी 44 एज, कितनी, 44 एज थी जॉन मिल्टन की, जब ये अंधे हो गए थे। इनकी जो लाइट, जो आंखों की लाइट जो थी वो चली गई थी, तब ये लिखा गया था, ये माना जाता है। तो 1652 में ये लिखा गया था।
ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके बारे में समझते हैं कि ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो सबसे पहले इसको जो हम इस अगर पोइम को, इस सोनेट को अगर हम पढ़ेंगे तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत जो होती है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो सबसे पहले इस जो सोनेट था ये इसी नाम से जाना गया था। ठीक है, सबसे पहले इसको जो सोनेट जो था इसी नाम से था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। बाद में इसको जो नाम दिया गया ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बाद में इसको क्या नाम दिया गया? ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से जाना गया। तो मतलब इसको हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस या फिर व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, दोनों नाम से हम जान सकते हैं इस पोएम को। तो ये क्या है? एक सोनेट है। क्या है? एक सोनेट। तो ये एक ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? एक सोनेट है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये सोनेट है और ये इसका जो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म सोनेट की जो कौन सी फॉर्म में है? ये पेट्रार्कन, जो आपका पेट्रार्कन स्टाइल में लिखा गया है। और जिस तरीके जानते हो पेट्रार्कन जो होता है उसमें क्या होता है? ये दो भागों में डिवाइड होता है, एक होता है ऑक्टेव, एक होता है सेस्टेट। ठीक है, एक सेस्टेव और एक ऑक्टेव, 8 लाइन्स और ये 6 लाइन। और जिस तरीके से जानते हो कि जो सोनेट होता है वो कितना 14 लाइन्स की एक पोइम होती है। कितनी? 14 लाइन्स की एक पोइम होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो सोनेट होता है कौन सा? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसमें जो एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, ये कैसा है कि ऑटोबायोग्राफिकल है। और याद आ रहा है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है भाई, बायोग्राफिकल। ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इसको जब पढ़ोगे तो कौन सा लगेगा? ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ये एक मतलब जो इसका जो नेचर है, जिस पोइट्री जब पढ़ोगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस तो ऑटोबायोग्राफिकल लगेगा, क्योंकि पोइट के लाइफ से रिलेटेड ये सारी चीज़ों को इसमें शो किया गया है। क्योंकि इन्होंने जिनकी जब ये अंधे हो गए थे, जब इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो इनका इसमें इन्होंने अपने आप को शो किया है कि पर्सनल ग्रीफ को पोइट ने इस सोनेट में प्रस्तुत किया, रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को फटाफट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। अब यहाँ पर ये बताना, देखिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना जो क्वेश्चन करते समय कि शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग। अब यहाँ पे डज नॉट बिलोंग ये ध्यान रखना है, बिलोंग द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर, मतलब जो विलियम शेक्सपियर लास्ट फेज का जो कैरियर था, मतलब लास्ट फेज में कौन सा, यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा वर्ग जो था कि लास्ट फेज में नहीं लिखा गया। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ है ना। तो इसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है मच एडो अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिम्बेलाइन और द विंटर्स टेल। देखिए हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जल्दी जल्दी फटाफट इसका जवाब दे दीजिए जी। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए मच एडो अबाउट जो नथिंग जो है, ये एक जो वर्क है विलियम शेक्सपियर का, ये क्यों अलग है, क्यों ये लास्ट फेज में? देखिए 3 जो वर्क हैं, द टेम्पेस्ट और सिम्बेलाइन, ये जो लेटर कॉमेडी के नाम से जानी जाती हैं। क्या उनसे? लेटर कॉमेडी, लेटर कॉमेडी, लेटर कॉमेडी, या इनको ये भी कहा जा सकता है, ये क्या? रोमांस, ड्रामेटिक रोमांस के नाम से, ड्रामेटिक रोमांस, ड्रामेटिक रोमांस। ठीक है,
ड्रामेटिक रोमांस के नाम से इन तीनों को जाना जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन कभी हो जाए, तो सबसे पहले ड्रामेटिक लेटर कॉमेडी और ड्रामेटिक रोमांस जो होता है वो 3 हैं। वो कौन कौन से हैं आपके पास जो होने चाहिए? वो हैं द विंटर्स टेल, द विंटर्स टेल, उसके बाद आपका सिम्बेलाइन, उसके बाद द टेम्पेस्ट। ठीक है, ये 3 वर्क जो हैं वो क्या हैं आपकी लेटर कॉमेडी के नाम से जाने जाती हैं और ड्रामेटिक रोमांस। और ये विलियम शेक्सपियर ने अपने करियर के लास्ट फेज़ में, मतलब बिल्कुल लास्ट में ही, अंत में इनको लिखा था। अब अगर हम बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि जो विंटर्स टेल है वो आपकी जो आई थी लगभग 1609 में, सिम्बेलाइन जो थी 1610 में, और ये टेम्पेस्ट 1611 में। ठीक है, इस तरह से। और मच एडो अबाउट नथिंग जो है वो हमारा शुरुआत में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी फटाफट पढ़िए और इसके जवाब दीजिए। विच फेमस रोमांटिक पोइम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी। यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंट हो गया है, इज ब्यूटी, ट्रुथ इज। ठीक है, तो ये लाइन जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी। ठीक है, तो ऑप्शन ए में द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और टू अ नाइट एंगल, टू ए स्काई लार्क, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ठीक है, तो आपके सामने ये ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जाके ऑप्शन डी, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ये किसका? वाई जॉन कीट्स का है, जो बहुत अच्छी पोएम है। ठीक है, बाकी ये देखिए द वर्ल्ड इज टू मच विद अस विलियम वर्ड्सवर्थ की है, और टू नाइटिंगेल विलियम वर्ड्सवर्थ की नहीं है। ये भी जो है किसकी है? कीट्स की ही है। जो ये है कीट्स की है, सॉरी क्या है ये? कीट्स की है। और टू नाइटिंगेल, टू स्काईलार्क, ये वर्ड्सवर्थ की भी है, और एक स्काईलार्क से इनकी जॉन कीट्स ने भी लिखी है, टू द स्काईलार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट इसका जवाब दो। 6, शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेवर लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, सभी आए हुए क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेवर लॉस्ट, जो आपके सामने जो क्वेश्चन रखा हुआ है, लव्स लेवर लॉस्ट, ये क्वेश्चन जो है इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ क्या है? द कॉमेडी ऑफ आइडियाज, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, प्रॉब्लम प्ले, रोमांटिक कॉमेडी। ठीक है, रोमांटिक कॉमेडी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट जवाब दीजिए। 7, क्वेश्चन नंबर 7। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी हाईलैंड लास इज द। अब यहाँ पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइम है द सॉलिटरी रीपर, पढ़ी होगी सभी ने। सॉलिटरी हाईलैंड लेस, जो सॉलिटरी हाईलैंड लेस जो दे रखा है पोइम में वर्ड, इसका मतलब इज द है, क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है अ गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, अ गर्ल फ्रॉम अरेबियन सैंड्स, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका जवाब देना है जल्दी से, फटाफट जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर इसका होना चाहिए अ गर्ल फ्रॉम
ऑप्शन बी ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए समझ लेते हैं इसको। जो सोल्टरी रिपर की बात आ रही है तो सोल्टरी रिपर के बारे में कुछ तथ्य हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो पोइम है सोल्टरी रिपर, ये जब इन्होंने एक टूर किया था, कहाँ, ये एक टूर पे गए थे स्कॉटलैंड, है टूर ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के एक टूर पर गए थे। कहाँ, स्कॉटलैंड के एक टूर किया था इन्होंने लगभग 1803 में। ठीक है, उसी समय में ऑटम सीज़न था, क्या था, एक ऑटम सीज़न था, उस समय उन्होंने एक टूर किया था, उस समय ये लिखी गई थी। ठीक है, इस पोएम में जो बात की जाती है, इस पोएम की खास वजह ये रही है कि इस पोएम में क्या होता है, हाईलैंड लास्ट जो होता है और पोइट जो हमारा जिस एक जगह से गुजरता है, वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो क्या होती है, अपने खेत पर क्या करते रीपिंग कर रही होती है। उसी समय हमारा पोइट शायद उसको देखता है, और पोइट देखता है तब वो लड़की जो होती है वो क्या करती है, सिंगिंग कर रही होती है। क्या होती है, क्रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। मतलब जो गर्ल है, वो लड़की है, वो क्रीपिंग मतलब वो खेत में काम करते हुए गाना गा रही होती है। गाना इतना मधुर होता है, गीत इतना मधुर होता है, वो हमारा पोइट जो होता है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर हो सकता है तो, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज किसी को नहीं पता हो पाती है, मतलब समझ नहीं आती, लेकिन उसको बस वो जो संगीत की जो ध्वनि है वो उसको बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन कौन सी भाषा में वो लड़की ये गीत गुनगुना रही है, गा रही है, वो नहीं पता है। तो वो सोचता है कभी यहाँ पर इट में भी सम नेचुरल है पास्ट आर प्रेजेंस, यहाँ पर 3 बात हो सकती है। मतलब उसका एक ग्रीफ, एक लेमेंटफुल सॉन्ग लग रहा है उसको, पोइट को महसूस हो रहा है कि किसी दुख भरा कोई गीत है, संगीत है, तो जिसमें हमारा कवि कहता है इट में भी सम नेचुरल, कुछ उसके साथ कुछ नेचुरल हो सकता है, पास्ट और प्रेजेंट का, है ना, जिसमें कुछ लॉस हुआ हो, पेन, कुछ दर्द हो, कुछ फैमिलियर मैटर हो, इससे रिलेटेड लेके वो लड़की जो है वो दुखी है। ठीक है, इस तरीके से ये जो सोलिटरी रिपर आई थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन ऑफ वर्थ इज व्हाट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग इज टेकन। देखिए यहाँ पर भी लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है और एग्जाम में पूछी जाती है लाइन, फॉर गेटिंग इज टेकन, आवर वर्थ इज व्हाट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। ये बहुत ही फेमस लाइन है भाई, विलियम वर्ड्सवर्थ किस वर्क से है, टेक इज टेकन। आपके पास से 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ऑप्शन बी, अपॉन वेस्ट मिंस्टर ब्रिज। ऑप्शन सी, लूसी। ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। फटाफट इसका जवाब दीजिए जी। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए। ये जो लाइन जो है वो कहाँ से है? इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो जोर दिया था इस पोएम में, और इन्होंने अपने पूरे बचपन को यहाँ पर रखा था, अपने बचपन को यहाँ पर शो किया, इसलिए अर्ली चाइल्डहुड, मोस्टली रिकलेक्शन ऑफ अर्ली लाइफ को विलियम वर्ड्सवर्थ ने शो किया अपनी पोइट्री में। तो इसमें लाइन में देखिए क्या है, आवर वर्थ इज व्हाट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। मतलब ये संसार, जो संसार है, जो हम आवर वर्थ मतलब हमारा जन्म है, जो संसारिक, जो संसार में दुनिया में मतलब जो भी होता है, जन्म होता है, जो संसारिक जन्म है, ऐसे क्या है, एक भुलावा है। क्या है? फॉरगेटिंग, अ फॉरगेटिंग, एक भुलावा है। जैसे कि व्हाट अ स्लीप, जैसे हम सो जाते हैं, जब व्यक्ति जब सो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, ऐसे ही क्या है? नींद। क्या है? नींद। संसारिक जन्म ऐसे ही भुलावा है जैसे नींद। जिस तरह से व्यक्ति सब भूल जाता है सोते वक्त। ठीक है,
तो इसमें ये क्या है, ऑड एंटीमेशन जो है मॉर्टेलिटी कम, जो ये लगभग ये जब इसके बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो वर्क जो था कौन सा, इन अर्ली चाइल्डहुड, रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, देखिए क्या था कि ये लगभग 2 पीरियड में इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंप्लीट किया। ये इन्होंने जब ये ग्रेसमेयर में जो इनका जो जहाँ पर रहते थे ग्रेसमेयर में, ठीक है, कहाँ, ग्रेसमेयर, वहाँ पर इसको कंपोज किया था, कहाँ, ग्रेसमेयर, ठीक है, कहाँ पे, घर पे ये ग्रेसमेयर में इसको कंपोज किया था, ठीक है। ग्रेसमेयर जो जगह है जहाँ पर रहते थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इसको 2 भागों में लिखा गया था। देखिए शुरुआत में इनको कुछ भाग इनका जो था 1802 में कंप्लीट किया, उसके बाद 1806 में, बाकी भाग जो था 1806 में किया। मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने जो शुरुआत जो थी लगभग 4 स्टेंजा, फर्स्ट जो 4 स्टेंजा जो थे वो 1802 में लिखे हैं, और बाकी के जो स्टेंजा हैं, ठीक है, 1806 में, अदर जितने भी बचते हैं वो 1806 में किए, और 1807 में 1807 में ये पब्लिश्ड हुई थी। कब हुई थी, 1807 में ये पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसके क्या था, ये किस में पब्लिश्ड हुई थी, एक पॉइंट और भी बनता है ना इससे, कि इनकी जो पोएम जो पब्लिश हुई थी 1807 में पब्लिश्ड हुई थी, किस में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, हैं, पोएम्स 2 वॉल्यूम्स, ठीक है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स कह सकते हो, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। इनका कलेक्शन, पोएट्री कलेक्शन था, उसमें ये पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। अब ये लेकिन एक आज के तथ्य देखिए, धीरे धीरे अगर आप इसको बात करते रहोगे तो काफ़ी इसके पॉइंट निकल के आ जाते हैं, लेकिन बता के चलेंगे, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट इसको बता के चलेंगे। देखिए क्या था कि ये पहली जो इसको जो सबसे पहले जब ये पब्लिश्ड कराई गई थी 1807 में, तो सिर्फ ओड से जो 18, ध्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जो ओड, ये जो 1807 में सिर्फ ओड के नाम से ही पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। किसके नाम से, ओड के नाम से ही ये पब्लिश्ड हुई थी। फर्स्ट टाइम में जो पब्लिकेशन इसका हुआ था तो ओड से ही पब्लिश्ड हुई थी, ओनली ओड लिखा था। उसके बाद क्या इसको टाइटल दिया गया था, उसके बाद जब सेकेंड टाइम जब पब्लिश्ड हुई तब इसको टाइटल दिया गया था। फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन पर इसको टाइटल नहीं दिया गया था। ये जो टाइटल मिला है, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये सेकेंड पब्लिकेशन में, मतलब लेटर जो पब्लिकेशन हुआ है आफ्टर, तो इसको जो था ये नाम दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद इसकी हम बात करते हैं, तो इसकी अगर थीम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि वर्क से ही कंफर्म, पहले तो जब ओड से इन्होंने शो किया था तो ये तो बहुत लोगों ने समझ ही नहीं पाया था कि भाई ये किस आधार पर लिखी गई पोइट्री है। तो जब इन्होंने इसका जो मतलब नेम दिया है, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, तब जाके लोगों को समझ में भी आया था। तो इसकी जो थीम निकल के आती है, जो थीम इसको हम कह सकते हैं द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है, द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज अ नॉवेलिटी रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। क्वेश्चन नंबर 9, नॉवेलिटी, ध्यान दीजिए, नॉवेलिटी, ठीक है। इस नॉवेलिटी को ध्यान दीजिएगा, नॉवेलिटी क्या है, रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। आपके पास 4 ऑप्शन है, A, B, C एंड D। ऑप्शन ए में द फ्रीलैंड, B, जसलिन, C, फॉरसाइट सागा एंड नन ऑफ दीज, ठीक है जी। क्या है, यहाँ आया हुआ क्वेश्चन है B, ऑप्शन B इज द राइट आंसर हमारा, क्या, जसलिन।
ये ध्यान रखना है। देखिए क्या होता है कि अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अब यहाँ इन्होंने नोबिलिटी, देखिए ये जो जॉसलिन था लगभग ये 1899 में आया था, ठीक है। फर्स्ट नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? फर्स्ट नोबेल, फर्स्ट नोबेल के नाम से इसको जानते हैं। ये 1899 में 1899 में आया था और ये जो सिंजम में, मतलब सिंजम से ही जॉन सिंजम के उससे पब्लिश हुई थी। और इसके बाद इसका एक पॉइंट आता है कि जैसे क्या होता है, जॉसलिन जो नोबेल है ये नोबेल ना होकर ये नोबिलिटी कहा जाता है। इसको क्या? नोबिलिटी कहा जाता है। जॉसलिन को क्या कहा जाता है? नोबिलिटी। देखिए नोबिलिटी अब क्या होता है, नोबिलिटी को भी समझ लीजिए। नोबिलिटी जो होता है, नोबिलिटी की जो एक लिटरेरी जो डिवाइस है उसमें क्या होता है कि जैसे नोबेल होता है, एक नोबेल होता है, नोबेल से एक छोटा लेख है, नोबेल से छोटा, लेस, वो नोबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? नोबिलिटी, ठीक है। और बट शॉर्ट स्टोरी से, जो शॉर्ट स्टोरी होती है उससे बड़ा होता है ये, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? जॉसलिन। नेक्स्ट, समझ रहे हैं कि नोबेलिटी और शॉर्ट स्टोरी ये हमेशा मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब अगर इसकी चलो यहाँ पर देखिए द फ्रीलैंड है और बाकी जॉसलिन है, द फॉरसाइट सागा है, नन ऑफ दीज है। तो जॉसलिन जो है वो हमारा क्या है? नोबिलिटी है। नोबिलिटी क्या था? अगर इसकी बात करें, इसके जैसे मान लीजिए फिक्सन होता है, क्या था? वर्क ऑफ फिक्सन, ये भी फिक्सन में ही काउंट किया जाता है। तो वर्क ऑफ फिक्सन होता है, नोवेल से छोटा होता है लेकिन शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। क्या? नोबिलिटी, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 10 जी, जल्दी से फटाफट इसको कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एज अ ड्रामाटिस्ट जॉन गल्सवर्दी बिलोंग टू द, ऑप्शन ए रोमांटिक ट्रेडिशन, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन स्कूल, रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन सेंट पिनरो, ऑप्शन डी ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। जिस तरीके से गल्सवर्दी को समझते होंगे कि जॉन गल्सवर्दी ने जो भी लिखे हैं, जो ड्रामा लिखे हैं, नोवेल लिखे हैं, वो रियलिस्टिक थे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी रियलिस्टिक ट्रेडिशन। जो रियलिस्टिक मॉडर्न एज के जो हमारे ये ड्रामाटिस्ट रहे हैं, तो इन्होंने कैसे रियलिस्टिक ट्रेडिशन पर ही ड्रामा लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट से जवाब दीजिए। इन द फॉरसाइट सागा द फॉरसाइट्स बिलोंग टू। अब इसको बताना है, जो फॉरसाइट सागा है उसमें जो फॉरसाइट्स है ये बिलोंग के संबंधित है किससे? ऑप्शन ए अ कंट्री साइड फैमिली, ऑप्शन बी अ टिपिकल सिटी का फैमिली, ऑप्शन सी द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइलैंडर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ठीक है जी। तो आपका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, अ टिपिकल सिटी फैमिली। इसका राइट आंसर क्या है? अ टिपिकल सिटी फैमिली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जी, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पर ऑप्शन दे हैं, ऑप्शन ए में हीरो एंड लेंडर, ऑप्शन बी में द रेप ऑफ लुक्रेसी, ऑप्शन सी में वीनस एंड एडोनिस, एंड ऑप्शन डी में कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या? वीनस एंड एडोनिस। देखिए सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि देखिए हीरो एंड लेंडर, भाई ये विलियम शेक्सपियर का है ही नहीं, है ना। चलो
रेप ऑफ द लुक्रेसी विलियम शेक्सपियर का है, और द कॉमेडी ऑफ एरर्स। अब इसके बारे में हम थोड़ा एक जानकारी भी देखिए, जब हीरो एंड लिएंडर आ गया है, किसका है ये? चौसर का है। किसका है? चौसर का। भैया ये जेफरी चौसर के पोइम है ये, हीरो एंड लिएंडर। ठीक है, इसका संबंध भी देखिए बताऊंगा अभी। देखिए क्या था हीरो एंड लिएंडर, जो ये जो पोइट्री जो है वीनस एंड एडोनिस, जो पहली इनका इन्वेंशन मतलब शुरुआत है, द फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन, विलियम शेक्सपियर ने खुद स्वीकार किया इस चीज़ को। तो इसको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो वीनस एंड एडोनिस है, इससे इंस्पायर्ड जो हीरो एंड लिएंडर से ही इंस्पायर्ड होकर इन्होंने लिखी थी। ठीक है, किससे? हीरो एंड लिएंडर, क्योंकि ये भी लव पोइम है, ये भी लव पोइम है, और ये भी। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस। और वीनस एंड एडोनिस की बात करें तो ये 1593 में, मतलब शुरुआती दिनों में आई थी। 6 लाइन स्टेंजा पोइम है। ठीक है, कौन सी? 6 लाइन स्टेंजा। और जो वीनस एंड एडोनिस है, जो एड्रेस जो है, एड्रेस टू अर्ल ऑफ सदम्पटन, अर्ल ऑफ सदम्पटन। ठीक है, WH या HW हेनरी बर्सले को एड्रेस है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ये 1593 में आई है। 6 लाइन स्टेंजा है इस पोएम का, एड्रेस टू अर्ल ऑफ सदम्पटन या अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक या WH HW कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका प्लॉट जो है इस पोएम का, तो वो ओविड की जो थी कौन सी? ओविड की मेट्रोमॉर्फोसिस। नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ओविड्स कौन सा वर्ग था? मेटामॉर्फोसिस से है। ठीक है, इसका प्लॉट जो तैयार किया गया पोइम पोइट्री का एक नैरेटिव पोइम है। ठीक है, कैसी? एक नैरेटिव पोइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द करेक्ट, जल्दी फटाफट जवाब दीजिएगा। विच इज़ द करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। इसमें करेक्ट मतलब एक क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाना है इसका, कौन किस समय आई है उसका मतलब एक ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो। ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ऑप्शन सी ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ। ऑप्शन डी हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो। ठीक है, जिस तरह से अभी मैंने बोला था, इस पहले भी जिस बात की थी, ये 4 ग्रेट ट्रेजेडी, ये यहाँ पर सभी की सभी में 4 ग्रेट ट्रेजेडी दी गई हैं। ठीक है, तो मैंने हुक्म से ही बनाया था, है ना। तो ध्यान रख लो ये कहाँ पे फॉर्मेट मिल रहा है, इसमें HKO नहीं आ रहा, मतलब ये नहीं हो सकता। HOK मतलब ये वाला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हमारा। तो ये जो फॉर्मेट है, तो इसके पीछे एक तरीके से कह सकते हो, ये इसका फार्मूला और है। ठीक है, 1456 मतलब क्या हुआ? 1601, 1604, 1605, 1606 में ये लगातार आई हैं। 1456 भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट कीजिए क्वेश्चन को। 14, इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल द स्टिलमैन वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे। लाइन पढ़ी हुई होगी जी, वाइल द स्टिलमैन वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे। जी, कहाँ से? लेसिडास। जी हाँ, राइट आंसर क्या होगा? लेसिडास। ठीक है, लेसिडास के बारे में समझ लीजिए, क्या होता है लेसिडास? लेसिडास 1637 में 1637 में मिल्टन किसका है भाई? मिल्टन का है ना। मिल्टन ने लिखा था, क्या है? एक पेस्टोरल एलिजी है, पेस्टोरल एलिजी है। ठीक है,
एंड किस पर लिखेगी? डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। इनके फ्रेंड थे कौन? एडवर्ड किंग। उनकी डेथ पर इन्होंने लिखी थी कौन सी? लेसिडास। ठीक है, 1637 में जो आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। बहुत ही थीम है, पॉपुलर थीम है। किससे है? मिल्टन के किस वर्क से है? लेसिडास से है, सैमसन एगोनिस्ट से है, पैराडाइज रेगेंट से है, या पैराडाइज लॉस्ट से है? तो राइट वन आंसर क्या होना चाहिए? पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट की ये जो थीम है पूरे एपिक की, क्योंकि ये पैराडाइज लॉस्ट जो है इसके बारे में समझ लेते हैं। पैराडाइज लॉस्ट जो होता है वो कब होता है? एक एपिक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो क्या है? एपिक है जो 1658 में लिखा गया था और 65 तक इसको कंप्लीट किया गया। उसके बाद जो था इसको जो है 1667 में पब्लिश्ड हुआ और विद 10 बुक्स। कितनी? 10 बुक्स के साथ, 10 बुक्स के साथ ये सेकेंड एडिशन इनका आया था 1674 में। 1674 में आया था जो जिसमें थी 12 बुक्स के साथ। कितनी? 12 बुक्स के साथ। पैराडाइज लॉस्ट एक बहुत ही फेमस एपिक है जॉन मिल्टन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर। ठीक है, ये कैरेक्टर पूछा गया है, ध्यान रखना है। डेलिला कैरेक्टर जो है, डेलिला कैरेक्टर किस वर्क में है? पैराडाइज लॉस्ट में है, पैराडाइज रिगेंड में है, सैमसन एगोनिस्ट में है, या कोमस में है। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट वन आंसर क्या होना चाहिए? राइट वन आंसर होना चाहिए सैमसन एगोनिस्ट। इज द राइट आंसर सैमसन एगोनिस्ट। ठीक है, सैमसन एगोनिस्ट जो है वो राइट आंसर है। ये आप इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि जो सैमसन एगोनिस्ट है वो कब आई थी? 1671। ठीक है, ये क्या है? क्लोजेट ड्रामा है, क्लोजेट ड्रामा है। ओके, 1671 में आई थी ये। कौन सा? सैमसन एगोनिस्ट। इसमें क्या होता है? देखिए क्या होता है, कैरेक्टर कुछ बता देता हूँ। सैमसन जो नाम से ही है। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मनोआ है। ठीक है, क्या है? मनोआ है। एक हरप्पा भी है। क्या है ये? इम्पोर्टेंट हरप्पा। ठीक है, हरफा जो है ये भी कैरेक्टर है। और उसके बाद इस तो दे ही रखा है डेलिला। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर हैं इस ड्रामा से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए जल्दी फटाफट कीजिए। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स। देखिए वर्ड्सवर्थ का क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी। अब बॉर्डर्स क्या है भाई? क्या है ये? क्या हो सकता है? ये बात कंफर्म करनी। द बॉर्डर्स है। ठीक है, अब क्या था? वर्ड्सवर्थ ने मोस्टली क्या था? पोइट्री लिखी है, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी। किस कैटेगरी से आता भाई? या प्रोज ट्रेजेडी है, या एपिक है ना, या वर्स ट्रेजेडी है, या ओड है? तो ये क्या है? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, ये वर्स ट्रेजेडी है। क्या? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, द बॉर्डर्स जो है वो क्या है? वर्स ट्रेजेडी है विलियम वर्ड्सवर्थ की। चलिए इसके बारे में, ये जो द बॉर्डर्स जो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इन्होंने इसमें जो था हिस्ट्री जो है इंग्लैंड, मतलब ये लगभग ये
वर्ड्सवर्थ ने 70, 95 और 97 के बीच में ये ट्रेजेडी लिखी थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 95 ही मोस्टली रखिए। और ये वर्ष ट्रेजेडी जो थी ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एंड स्कॉटलैंड की हिस्ट्री है, जिसमें जो दिखाया गया है द रेन, जो रेन है मतलब जो राज्य दिखाया जाएगा वो क्या है, किसके बारे में है, ये हेनरी थर्ड के बारे में, हेनरी थर्ड के बारे में यहाँ पर दिया गया। ट्रेजेडी किसकी है, हेनरी थर्ड के बारे में शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाय। ये एक क्वेश्चन बहुत, ये भी क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन भी मोस्टली पूछा जाता है इनके सोनेट से एग्ज़ाम में। तो 1601 में कलेक्शन था, जो पोइट्री का कलेक्शन था, मतलब जो सोनेट जो थे विलियम शेक्सपियर का, उसका कलेक्शन जो था वो प्रिंट कराया गया था। वो किसके द्वारा कराया गया था, डार्क लेडी ऑफ द सोनेट, या ऑप्शन बी में मिस्टर WH या थॉमस थॉर्पे या जॉर्ज पीले। जी हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा, सी, थॉमस थॉर्पे। तो इनके थ्रू ये प्रिंट कराया था और पब्लिश्ड भी है। और एक बात रही, ये पब्लिश्ड भी इन्हीं के थ्रू हुए थे। कौन, थॉमस थ्रू। बता देता हूँ कि टोटल कितने 154 सोनेट लिखे थे, किसने, विलियम शेक्सपियर ने। और ये 1609 में पब्लिश्ड भी हुए। कब हुए, पब्लिश्ड हुए, किसके द्वारा, पब्लिश्ड बाय थॉमस थॉर्प के द्वारा ही पब्लिश्ड हुए थे। और जिसमें क्या था कि 154 सोनेट में हम इसको क्या करते हैं, जो सोनेट है 154 सोनेट में, इसको समझ भी लेते हैं। ये इन्होंने 1 से लगा के 126 तक जो एड्रेस किए थे, एड्रेस्ड किए थे, वो किसको किए थे, फ्रेंड थे, WH या HW या WH। ठीक है, इनको एड्रेस किए थे, इनके फ्रेंड थे आलाफ दम्पटन या आलाफ पैमरोक। और 127 से 154 तक जो सोनेट थे वो डार्क लेडी को एड्रेस किए थे। ठीक है, डार्क लेडी की एड्रेस, जिसका नाम क्या, मैरी फिटन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी फटाफट। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। अब इसमें आपको बताना है भाई कि इसमें से कौन सी पोएम जो है वो वर्ड्सवर्थ की नहीं है। जी, ऑप्शन ए लंदन 1802, ऑप्शन बी स्ट्रेंज फिट ऑफ पैशन हैव आई नोन, ऑप्शन सी द सॉलिटरी रीपर, ऑप्शन डी लंदन। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा, जी लंदन, ऑप्शन डी भैया, ये वाला नहीं, लंदन 1802 नहीं, ओनली लंदन जो दे रखा है ये नहीं होगा, क्योंकि ये किसका है, ये भैया विलियम ब्लेक का है। किसका है, विलियम ब्लेक ने ये लिखा है। ठीक है, ये पोएम किसकी है, विलियम ब्लेक की है। और जो लंदन 1802 ये ऑन मिल्टन, इसका दूसरे नाम किस नाम से जानते हो, मिल्टन के नाम से। ध्यान रखना, ये लूसी पोएम है, सॉलिटरी रीपर मैं ऊपर डिस्कस कर ही चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट
20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। बहुत फेमस लाइन है भैया, बहुत फेमस लाइन है, इसको ध्यान से देखना है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स इज अ लाइन फ्रॉम, कहाँ से ये लाइन है इसको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन टिंटन नावे की है, टिंटन नावे की है। बी इमोर्टलिटी ओड की है। सी डेफोडिल्स की है। डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की है। जल्दी फटाफट इसका जवाब दो, जल्दी फटाफट जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। जिस तरीके से समझ सकते हो, जो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, ये बहुत ही फेमस पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ठीक है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये लगभग क्या था इसके बारे में समझ लेते हैं। ये कंपोज्ड इन 1802 and published कब हुई थी? 1807 में ये पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। कंपोज हुई 1802 और पब्लिश्ड जो हुई है वो कब हुई? 1807 में ये पब्लिश्ड हुई। किस में हुई? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। लिख लो यहाँ पर, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ठीक है। ये कलेक्शन, पोएट्री कलेक्शन था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है, 1807 में। इसको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये पोएम है। और इसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या है? एक सॉनेट है। क्या है? एक सॉनेट है। सॉनेट है तो कितना? 14 लाइन का होगा, है ना। इसको भी ध्यान रखना है। और ये जब सॉनेट है तो कोई ना कोई फॉर्म तो होगी ही, तो कौन सी फॉर्म में है? पेट्रार्कन फॉर्म में है। पेट्रार्कन फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। इसकी राइमिंग स्कीम जानते होंगे पेट्रार्कन की, अब्बा अब्बा सीडी सीडी, है ना। ऑक्टेव और पेट्रार्कन का जिस तरीके से बता चुका हूँ, ऑक्टेव और सेस्टेट में होगी, ऑक्टेव और सेस्टेट, ठीक है। तो ये है। अब इसकी एक खास वजह है कि ये पोएम इतनी पॉपुलर क्यों हुई है, बात करते हैं कि ये जो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, ये लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। मतलब यहाँ पे पोइट कहना चाहता है कि लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। अरे ये जो संसार में जो नेचर है, जो प्रकृति है, इस प्रकृति में जो हमें देखना चाहिए, जो हमारे आसपास इर्द गिर्द है, उसको हम नहीं देख रहे हैं। और हम किसकी तरफ? मैटेरियलिज्म की तरफ, भौतिकवादी वस्तुओं की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और नेचर को भूल रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी फटाफट। 21 जो है क्वेश्चन क्या है? द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन विच कैटेगरी डज द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन में जो विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है, अब इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये जो प्ले है वेरोना, ठीक है, इसको बताना है कम, मतलब कौन सी अर्ली कॉमेडी में आता है। ऑप्शन ए में अर्ली कॉमेडीज़ के रूप में, या द मैच्योर कॉमेडीज़ के रूप में, या फिर द सॉम्ब्रे प्लेज में, या फिर द लास्ट प्लेज में। द लास्ट प्लेज में आता है। इसको ध्यान रखना है। फटाफट इसको जल्दी जवाब दीजिए भाई, जल्दी से जल्दी। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो वो क्या होगा? अर्ली कॉमेडी, ठीक है। जेंटलमैन वेरोना, ये इसके जो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके बारे में बताता हूँ कि द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो थी ये फर्स्ट कॉमेडी, ये क्या है? ये फर्स्ट कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, फर्स्ट कॉमेडी है जो 1593 और 4 में आती है, ठीक है। फर्स्ट कॉमेडी है
विलियम शेक्सपियर की। अब देखिए क्या होता है कि सॉम्ब्रे जो प्लेज हैं इसके बारे में बताता हूँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखा है तो इसकी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कौन से सॉम्ब्रे जो प्लेज हैं जो एक इस टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके, देखिए सॉम्ब्रे प्लेज क्या होता है कि ये 3 प्लेज हैं। कौन कौन से? ये इसमें काउंट किया था नंबर 1, चलिए ध्यान दीजिए, नंबर 1 मीज़र, ठीक है, मीज़र फॉर मीज़र, ठीक है, मीज़र फॉर मीज़र। एक नंबर 2 पे है ऑल वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है। उसके बाद ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ठीक है। ये 3 जो हैं प्ले हैं वो किसमें? सॉम्ब्रे प्लेज में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 हो चुका है, 22 क्या है? ट्वेंटी क्वेश्चन जी, हाँ बिल्कुल आ गया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 22 क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट इसका जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी। अब इसमें आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए एज यू लाइक इट, ऑप्शन बी ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन सी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन डी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। जी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। देखिए भाई ये सभी की सभी कॉमेडियों पर की ABC, ठीक है। एज यू लाइक इट कॉमेडी, ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी और मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये भी कॉमेडी है, ठीक है। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एक क्या है? ट्रेजिडी है। क्या है? ट्रेजिडी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जी, फटाफट जवाब दीजिए। 23 लिरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग। अब यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो लिरिक है, ठीक है, लिरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग। अब पोइट्री के हिसाब से जो लिरिक जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर किस समय हुआ था, किस सेंचुरी में हुआ था? भाई क्या है? ऑप्शन ए अर्ली 18th सेंचुरी, या लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी में, या ऑप्शन सी में अर्ली 20th सेंचुरी, ऑप्शन डी मिड 20th सेंचुरी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? राइट आंसर बी जी, बी इज द राइट आंसर। लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी। जो लिरिक जो थे, देखिए बात करता हूँ कि जो लिरिक की बात करते हैं तो हमें रोमांटिक एज की याद आती है। किसकी? रोमांटिक एज। जिस तरीके से हम वर्ड्सवर्थ को है जानते हैं, शैली, कीट्स, मतलब ये कॉलरेज, ये जो हैं इन्होंने बहुत सारे लिरिक लिखे थे और ये सभी के सभी अच्छे लिरिक्स थे। तो 18th और 19th सेंचुरी में लिरिक्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज द पोइम द सोल्टरी रीपर। अब देखिए सोल्टरी रीपर विलियम वर्ड्सवर्थ, ये क्या किसकी लिखी हुई है? अब ये बताना है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है ना। क्या है? द सोल्टरी रीपर जो है भाई वर्ड्सवर्थ की पोइम है, भाई वर्ड्सवर्थ की पोइम है। अब ये बताना है, ऑप्शन ए ओड है, ऑप्शन बी सॉरी यहाँ पे बी होगा, यहाँ पर क्या होगा? बी, ये सी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में वैलिड है, ऑप्शन सी में लिरिक है, या ऑप्शन डी एलिजी है। जी जिस तरीके से मैंने अभी पीछे ही अभी डिस्कस किया है, क्योंकि जो सोलिटरी रीपर है, अगर इस पोइट्री की अगर थीम को समझोगे, इस पोइट्री के जो नेचर को समझोगे, तो क्या होता है? एक लड़की जो होती है क्या कर रही है? क्रीपिंग विद सिंगिंग, मतलब खेत में काम कर रही है और उसके साथ साथ सिंगिंग कर रही है। तो सिंपल सी बात है, क्या है? लिरिक है।
क्या है, एक लिरिक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, लिरिक। तो सोलिटरी रीपर क्या है हमारा, एक लिरिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी 25 एंड ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डेस्डेमोना, ध्यान दीजिएगा, डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज। अब विलियम शेक्सपियर के प्ले में से डेस्डेमोना निकालना है, कौन किस प्ले का जो ये कैरेक्टर है, ठीक है। किंग लियर से है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में ओथेलो में है, या ऑप्शन सी हैमलेट में है, या ऑप्शन डी ट्वेल्थ नाइट में है। तो जो डेस्डेमोना का जो कैरेक्टर है वो किस में है, राइट आंसर क्या होगा, ओथेलो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओथेलो में क्या कौन है, डेस्डेमोना है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से ये हमारे 25 क्वेश्चन हुए हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट हम और क्वेश्चन लेके आएंगे बेहतरीन, और इस तरीके से एक्सप्लेनेशन उसका देंगे, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।